गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हम लोग अपनी 8th यूनिट इस सेम की स्टार्ट कर रहे हैं। कंट्रोलिंग इम्पोर्टेंस एंड प्रोसेस। कंट्रोलिंग यूनिट आपकी इम्पोर्टेंट यूनिट है। इसमें 2 चैप्टर हैं और ये आपके 8 मार्क्स के आते हैं। 2 चैप्टर जो हैं ये आपके कितने मार्क्स के आते हैं? 8 मार्क्स के आते हैं। ठीक है, तो अब देखिए कंट्रोलिंग की यूनिट में जो आपका फर्स्ट पॉइंट आएगा वो क्या है। हमने जब चैप्टर शुरू किया था तब हमने पढ़ा था कि मैनेजमेंट के कितने फंक्शंस होते हैं? 5 फंक्शंस होते हैं। प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। ठीक है ना, ये 5 फंक्शंस होते हैं आपके। हमने सभी फंक्शंस पढ़ लिया। अब हम लास्ट फंक्शन पढ़ेंगे कंट्रोलिंग। अगर किस कंट्रोलिंग नहीं होगी मैनेजमेंट की तो मैनेजमेंट के बाकी के 4 कार्यों का कोई भी मतलब नहीं रह जाएगा। विदाउट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट क्या होती है? बिल्कुल नील होती है, उसका कोई यूज़ नहीं है। क्योंकि जब तक हम चीज़ों को कंट्रोल नहीं करेंगे तब तक वो सही से वर्क नहीं करेंगी और मैनेजमेंट अपना ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं कर पाएगी। और जब तक ऑब्जेक्टिव अचीव ही नहीं होगा तो मैनेजमेंट करने का कोई बेनिफिट ही नहीं है। कंट्रोलिंग का मतलब ये होता है कि जो भी आपने प्लानिंग की थी, जिन लोगों को आपने स्टाफिंग करी, जिनको नियुक्त करा, उनको डायरेक्ट किया, क्या वो सही से काम कर रहे हैं कि नहीं। और फिर उनको अगर वो गलत कर रहे हैं तो उनको कंट्रोल करना होता है, यानी कि उनको बताना होता है कि क्या अंतर है, उस अंतर को कैसे ठीक किया जाए। ये सब किसके अंदर आता है? आपका कंट्रोलिंग के अंदर आता है। यानी कि इसमें रेमिडियल एक्शन आते हैं। रेमिडियल एक्शन का मतलब क्या? सुधारात्मक कार्रवाई वगैरह इसके अंदर की जाती है। मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग क्या है? इन मैनेजमेंट कंट्रोल मीन्स डैट इन ऑर्डर टू अचीव द डिज़ायर ऑब्जेक्टिव एफिशिएंटली, इकोनॉमिकली एंड सक्सेसफुली, द रियल प्रोग्रेस ऑफ वर्क शुड बी असाइंड फ्रॉम टाइम टू टाइम सो डैट एक्चुअल प्रोग्रेस ऑफ वर्क इन अकॉर्डेंस विद द एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस। इस लाइन का मीनिंग क्या है कि मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? ये देखने के लिए कि हम अपने डिज़ायर ऑब्जेक्टिव को एफिशिएंटली का मतलब सही रूप से, इकोनॉमिकली कम लागत पर और सक्सेसफुल अचीव कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे। जो हमारी प्रोग्रेस है वो सही है या नहीं है, और उसको क्या करना, नापना। जो हमारी एक्सपेक्टेड प्रोग्रेस है, यानी कि हमें इतना करना चाहिए था और हमने इतना किया है, उन दोनों को क्या करना, कंपैरिजन करना, क्या कहलाएगा? कंट्रोलिंग कहलाता है। कंट्रोलिंग में डाइवेशंस का पता लगाया जाता है। ये वर्ड आप बहुत बार पढ़ेंगे इसके अंदर। डाइवेशंस का मतलब होता है अंतर। फॉर एग्जांपल, आपने प्लान किया था कि आप इस महीने में 10,000 यूनिट बनाएंगे और आपने जो प्रोड्यूस करी है वो करी है 900 यूनिट। तो जो 100 यूनिट का अंतर है, उस अंतर को क्या कहा जाता है? डाइवेशन कहा जाता है। तो इस अंतर का पता लगाया जाता है। ये देखा जाता है कि ये डाइवेशन क्यों आए हैं, और जब इन कारणों का पता लग जाता है तो उन कारणों को दूर करने की कोशिश करना क्या कहलाता है? आपका कंट्रोलिंग कहलाता है। तो कंट्रोलिंग इज़ ए प्रोसेस टू टेकिंग स्टेप टू ब्रिंग एक्चुअल रिजल्ट एंड डिजायर्ड रिजल्ट क्लोजर टुगेदर। यानी कि कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिसमें एक्चुअल रिजल्ट को डिज़ायर रिजल्ट के पास लाया जाता है। कंट्रोलिंग इज़ ए प्रोसेस फॉर ब्रिंगिंग आउट द कन्फर्मिटी ऑफ परफॉर्मेंस विद द प्लान्ड एक्शन। यानी कि कंट्रोलिंग वो प्रोसेस है जिसके अंदर ये कंफर्म किया जाता है कि जो परफॉर्मेंस है वो प्लान्ड एक्शन के अकॉर्डिंग हो रही है या नहीं हो रही। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंट्रोलिंग है। फर्स्ट वन है कंट्रोलिंग इज़ ए फंडामेंटल मैनेजमेंट फंक्शन। कंट्रोलिंग मैनी फंक्शंस है, जैसे प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। आउट ऑफ दीज कंट्रोलिंग इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। इफ़ कंट्रोलिंग इज एक्सक्लूड ऑल अदर फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट आर रेंडर्ड मीनिंगलेस। यानी कि कंट्रोलिंग क्या है, इसका बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मैंने आपको पहले भी बताया कि अगर मैनेजमेंट से कंट्रोलिंग को हटा दो तो मैनेजमेंट के बाकी चारों काम का कोई यूज़ नहीं रह जाएगा। एसेंशियल फंक्शन ऑफ एवरी मैनेजर। सभी मैनेजर्स का ये क्या है? एसेंशियल फंक्शन है। चाहे वो टॉप लेवल मैनेजर है, चाहे मिडल लेवल है, चाहे लोअर लेवल है, सभी को कंट्रोलिंग का काम करना ज़रूरी है। हर लेवल पर कंट्रोलिंग की जाती है। कंट्रोलिंग एक कॉन्टीन्यूस एक्टिविटी है। ये नहीं कि आपने एक बार नाप कर छोड़ दिया और हो गया, नहीं। कंट्रोलिंग लगातार करने वाला काम होता है, यानी कि ये हमेशा चलने वाली क्रिया होती है। ओनली वंस फॉर इट इज़ रिपीटेड आफ्टर लॉन्ग इंटरवल इट इज़ नीडेड टू ऑल द टाइम। ये नहीं कि आपने एक बार कर लिया और फिर बहुत लंबे इंटरवल के बाद कर रहे हो, इसको हर समय करने की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग इज़ बोथ इन द बिगनिंग एंड द एंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का प्रोसेस क्या है? सबसे पहले प्लानिंग, फिर ऑर्गेनाइजिंग, फिर स्टाफिंग, फिर डायरेक्टिंग, फिर कंट्रोलिंग। और कंट्रोलिंग के बाद क्या है?
प्लानिंग। कंट्रोलिंग में पता लगाया गया कमियां क्या रही, उन कमियों को दूर करने के लिए फिर से क्या करना होता है, प्लानिंग। तो कंट्रोलिंग एंड प्रोसेस भी है और कंट्रोलिंग स्टार्टिंग भी है, क्योंकि कंट्रोलिंग की कमियों को ही दोबारा से फिर क्या किया जाता है, प्लान किया जाता है। तो ये मैनेजमेंट का एंड भी है और बिगनिंग भी है। कंट्रोलिंग इज़ रिलेटेड टू रिजल्ट। कंट्रोलिंग क्यों की जाती है, ताकि आप रिजल्ट को प्राप्त कर सकें, बेसिस ऑफ रिजल्ट एंड टेक करेक्टिव एक्शन आफ्टर फाइंडिंग आउट द डेविएशंस। ठीक है। इसके बाद है इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग। इंपॉर्टेंट टॉपिक है भाई, कंट्रोलिंग का क्या महत्व है। तो हमने पढ़ा है कि एक फंडामेंटल फंक्शन है, बहुत ज़रूरी फंक्शन है। विदाउट कंट्रोलिंग मैनेजमेंट के बाकी कामों का कोई महत्व नहीं रहता। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंस इसकी क्या है, एक्कॉम्प्लिशमेंट ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। इसका मतलब क्या है, ऑर्गेनाइजेशन गोल को कंप्लीट करने के लिए, उनको पूरा करने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, और कंट्रोलिंग की ज़रूरत होती है। कंट्रोलिंग इज़ ए प्रोसेस टू इम्प्लीमेंट टू टेक द प्लान्स विद द हेल्प ऑफ कंट्रोलिंग डेविएशन आर इमीडिएटली डिटेक्टेड एंड करेक्टिव एक्शन इज़ टेकन। यानी कि हम हमेशा डेविएशन का जल्दी पता लगा लेते हैं और उसको ठीक करने की कोशिश करते हैं। जो डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड रिजल्ट और एक्चुअल रिजल्ट को रिड्यूस टू द मिनिमम, उसके डिफरेंस को कम करने की कोशिश की जाती है, जिससे आप ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकें। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब होता है, देखिए जो प्लानिंग की जाती है वो एक लंबे टाइम पीरियड के लिए होती है, लेकिन ये तो है नहीं कि हम बहुत लंबे टाइम पीरियड के बाद क्लोनिंग करेंगे। तो कंट्रोलिंग करने के लिए सबसे पहले स्टैंडर्ड्स को डिसाइड किया जाता है। आप जब इस चैप्टर में आगे पढ़ेंगे कंट्रोलिंग का प्रोसेस, तो उसमें आप पढ़ेंगे कि डिफाइनिंग स्टैंडर्ड डिसाइड किए जाते हैं कि हमें इस महीने में या इस दिन में या इतने घंटे में इतनी यूनिट बनानी है, इतनी सेल्स करनी है, ये काम करना है। तो स्टैंडर्ड्स की एक्यूरेसी का पता लगता है जब आप एक्चुअल परफॉर्मेंस और स्टैंडर्ड को कंपैरिजन करते हो और कारणों का पता लगाते हो। तो कई बार ये होता है कि स्टैंडर्ड ही गलत डिसाइड किए जाते हैं, ठीक है ना। अब मान लीजिए मशीन की कैपेसिटी केवल 9000 की है और आपने स्टैंडर्ड डिसाइड कर दिया 12000 यूनिट्स, तो वो स्टैंडर्ड ही क्या है, गलत है। तो उसकी एक्यूरेसी को जज करने के लिए रिसोर्सेज का एफिशिएंटली यूज़ हो सके। कंट्रोलिंग मीन्स इट इज़ पॉसिबल टू यूज़ ह्यूमन एंड फिजिकल रिसोर्स एफिशिएंटली। अंडर कंट्रोलिंग इट इज़ एंश्योर दैट नो एम्प्लॉय डेलिबरेटली डिलेज दिस वर्क परफॉर्मेंस। यानी कि वो जानबूझकर काम ना करे। वेस्टेज की जाती है, वेस्टेज रोकी जाती है सभी फिजिकल रिसोर्सेज की। एम्प्लॉयज़ के मोटिवेशन को क्या किया जाता है, इम्प्रूव किया जाता है, इम्प्लीमेंट किए जाते हैं। कंट्रोलिंग मेक्स ऑल द एम्प्लॉयज़ वर्क विद द कंप्लीट डेडिकेशन बिकॉज दे नोट दैट देयर वर्क परफॉर्मेंस विल बी इवेलुएटेड। इफ़ द प्रोग्रेस रिपोर्ट इज सेटिस्फैक्ट्री दे विल बी हैव आइडेंटिफाई इन द ऑर्गेनाइजेशन। तो ये क्या करता है, मोटिवेट करता है। अब देखो किसी भी व्यक्ति को अगर कंट्रोल किया जाएगा तो वो अपना काम ज़्यादा अच्छे तरीके से करेगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर उसकी कमियां रही तो वो तुरंत क्या लग जाएंगी, पता लग जाएंगी, उसको हटा भी सकते हैं। और अगर वो अपना फुल डेडिकेशन से काम करता है, उसकी रिपोर्ट अच्छी है, तो उसको एक अच्छी आइडेंटिटी मिलती है किसके अंदर, ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है, ऑर्डर और डिसिप्लिन बना रहता है फंड, ठीक है। तो एंश्योर करता है ऑर्डर और डिसिप्लिन ऑल द अनडिज़ायरेबल एक्टिविटीज़ लाइक थेफ्ट, करप्शन, डिले इन वर्क या अनकोऑपरेटिव एटीट्यूड को चेक किया जाता है कंट्रोलिंग के अंदर। और फैसिलिटेट कोऑर्डिनेशन इन द एक्शन। हमने शुरू में कोऑर्डिनेशन का चैप्टर पढ़ा था, उसमें पढ़ा था प्लानिंग में भी कोऑर्डिनेशन चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में भी, स्टाफिंग में भी, डायरेक्टिंग में भी। तो कोऑर्डिनेशन फैसिलिटेट करता है कोऑर्डिनेशन को, सहयोग को ये क्या करता है, एंश्योर करता है, ठीक है। कोऑर्डिनेशन अमंग ऑल द डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इज नेसेसरी टू अचीव द ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली। लाइन को समझाने की ज़रूरत नहीं है कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए ज़रूरी है कि वहाँ के हर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन हो। ऑल डिपार्टमेंट इंटरडिपेंडेंट होते हैं, जैसे सप्लाई ऑफ ऑर्डर सेल्स डिपार्टमेंट पर होता है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के सप्लाई कब की जा सकती है, जब उतना प्रोड्यूस हुआ हो। थ्रू द मीडियम ऑफ कंट्रोलिंग एंड एफर्ट इज़ मेड टू फाइंड आउट वाइदर द प्रोडक्शन बीइंग कैरिड आउट अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर रिसीव्ड। ये देखा जाता है कि जो प्रोडक्शन है, जितना ऑर्डर मिला है उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा। डेविएशन का पता लगाया जाता है, करेक्टिव एक्शन लिए जाते हैं, ताकि दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में क्या किया जा सके, कोऑर्डिनेशन को स्टैब्लिश किया जा सके। तो ये क्या है आपकी इम्पोर्टेंस है किसकी, कंट्रोलिंग की। इसके बाद है लिमिटेशंस ऑफ कंट्रोलिंग। सबसे फर्स्ट है डिफ़िकल्टी इन स्टैंडिंग क्वालिटेटिव स्टैंडर्ड।
देखो क्वांटिटी को तो आप डिसाइड कर सकते हो कि 1000 क्वांटिटी बनानी है, 1 घंटे में 100 बनानी है, 1 मिनट में 1 बनानी है, तो ये तो आप इजीली डिसाइड कर सकते हो। लेकिन जहाँ क्वालिटी की बात आती है वहाँ पर स्टैंडर्ड डिसाइड करना क्या हो जाता है, बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाते हैं। और जब तक स्टैंडर्ड डिसाइड नहीं होंगे तब तक उसकी कंट्रोलिंग नहीं की जा सके। इट इज़ इम्पॉर्टेंट दैट द सेटिंग ऑफ स्टैंडर्ड इज़ पॉसिबल इफ़ द नेचर ऑफ वर्क इज़ क्वान्टिटेटिव, बट इन रिस्पेक्ट ऑफ वर्क विच इज़ क्वालिटेटिव इन द नेचर द सेटिंग of standard is rather more difficult. For their measurement the help of some indirect standard is taken. For example, the work measuring with the high morale of employees is work qualitative in the nature. इसमें एग्जाम्पल दे रखा है कि आपको ये देखना है कि जो एम्प्लॉयज़ है उनका मोराल कितना ज़्यादा हाई है। तो आप इसको डायरेक्ट तो मेज़र कर नहीं सकते क्योंकि ये क्या है, क्वालिटी से रिलेटेड है। लेकिन आप इसको मेज़र करने के लिए क्या लेंगे, इनडायरेक्ट तरीके लेंगे। जैसे आप ये देखेंगे कि लेबर टर्नओवर रेट क्या है, कितने दिन वो अपसेंट रहते हैं, उनके बीच झगड़ा हो रहा है या नहीं हो रहा। तो इसके बेस पर आप ये देख सकते हैं उनका मोराल अच्छा है या बुरा है। एक्सटर्नल पर कोई कंट्रोल नहीं रहता है। आप जो कंट्रोल कर सकते हैं वो अपनी संस्था के अंदर कर सकते हैं। जैसे बाहर का जो एनवायरनमेंट है उसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी होती है, टेक्निकल चेंजेस होता है, कंपटीशन होता है, उस पर कोई कंट्रोल नहीं होता। रेसिस्टेंस फॉर एम्प्लॉय में कई बार बहुत ज़्यादा जब कंट्रोल कर लिया जाता है, उनको बहुत ज़्यादा उन पर देख रेख की जाती है तो उनके अंदर विरोध की भावना आ जाती है। जैसे जब शुरू में आए थे कि हॉल में CCTV कैमरे वगैरह लगवाए गए तो बहुत सारे एम्प्लॉयज़ ने इसका क्या किया था, विरोध किया था। ठीक है ना। कॉस्टली अफेयर है, कंट्रोलिंग के अंदर टाइम भी बहुत लगता है और कॉस्ट भी क्या लगती है, बहुत ज़्यादा लगती है। स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन इतना सारा एक्सपेंडिचर बियर नहीं कर सकती क्योंकि कंट्रोलिंग करने के लिए आपको पूरे बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व भी रहने चाहिए। स्टैंडर्ड डिसाइड करने में भी टाइम लगता है, फिर उसको मेज़र करने में भी टाइम लगता है। तो कंट्रोलिंग एक कॉस्टली अफेयर होता है। ठीक है। तो ये कंट्रोलिंग की आप यहाँ तक करेंगे, इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन। उसके आगे कल हम अपना चैप्टर करेंगे।